हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर वी आर डन विद द मैनेजरियल रोल्स। मैनेजमेंट वाला जो एरिया था वो हमारे पास एचआरएम के अंदर कंप्लीट होता है। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 5। ठीक है, हमारे सिलेबस की सीक्वेंस ये है कि वी स्टार्ट विद द यूनिट 1, देन 2, and now we are going to jump and we are going to head towards unit 5, that is finance and accounting fundamental. Then we are going to complete with the operations and then the marketing. तो सीक्वेंस हमारी यूनिट 1 2 5 4 and 3। अब हम बैकवर्ड चलेंगे, 5 के बाद 4, फिर उसके बाद हमारे पास 3। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू कॉन्सेंट्रेट। आज हमारी फर्स्ट क्लास है ऑफ द यूनिट फाइनेंस, and I want you guys to concentrate because in the first class of every particular unit when we start, so we develop the basic concept and the foundation of the class ताकि आप easily cope up कर सकें with the remaining things. So guys, हमारे पास जो unit है that is known as unit 5 of our syllabus, that is known as finance, business finance and accounting फंडामेंटल हमारे पास। अब जरा हम इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो हमारे पास अगर देखा जाए ऑल टुगेदर, इवन इफ यू आर ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल और द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इज मल्टीनेशनल, भले बिजनेस एक मल्टीनेशनल लेवल पे क्यों ना ऑपरेट कर रहा हो या बिजनेस बिल्कुल लार्ज स्केल पे ऑपरेट क्यों ना कर रहा हो, यू विल बी हैविंग, हमेशा याद रखिएगा कि आपके 4 ही डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ग्रो करता है। वी ऑल नो कि लेट्स सपोज अगर एक बिजनेस है जो कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसके अंदर 3 4 एम्प्लॉयज हैं, वन ओनर, द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट हैज। बट व्हेन द बिजनेस ग्रोज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, the number of individuals increases, workers increases, so the organization grows. So one of the method to measure the size of the business we all know is the number of employees. तो वी नो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब ग्रो करते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा वर्टिकली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करता। तो you need to understand that whenever the organization grows, the organization structure also grows, but it grows vertically, not horizontally. So even if you are operating at the large scale, multinational level पे क्यों ना operate कर रहा हो, you'll be having 4 departments, 4 departments होंगे आपके पास। कौन कौन से? HR, marketing, finance and the operations. So guys, we are done with the HR. हमने जो लास्ट यूनिट पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के हमने डिफरेंट फंक्शंस भी पढ़े, हमने डिफरेंट रोल्स भी एचआर के अंडरस्टैंड करे कि फॉर द इफेक्टिवनेस, effective performance and the contribution of the workforce in the organization and the achievement of the organization objectives, we need to have the motivated, productive, efficient workforce. And how we can have that particular type of the workforce, that is through HR. कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी अप्रोच को वर्कर्स की टुवर्ड्स इस तरीके से रखेगी, वर्कर्स को ट्रेन करेगी, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट होगी, वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, इफेक्टिवली लीड एंड मैनेज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड द कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वाला एरिया हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम जंप कर रहे हैं टुवर्ड्स द यूनिट दैट इज नोन एज फाइनेंस। फाइनेंस की तरफ हम जा रहे हैं। अब से ये जो फाइनेंस है हमारे पास, ये क्या है बेसिकली? फाइनेंस को अगर देखा जाए ना हमारे पास, तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड द मोस्ट ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट दैट वी हैव इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, finance is considered as the most traditional and the oldest department in the organization or in the history of the business. कैसे? गौर से सुनिएगा। आप देखते हैं हमारे पास इन कराची वी हैव द स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स। ये छोटी मोटी हमारे पास दुकानें होते हैं, किराना स्टोर होते हैं, छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। या फिर आप इससे भी छोटी एग्जांपल ले लें, ये जो हमारे पास छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं ना, पान के खोखे वगैरह, जो खोखा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉल्स को रेफर कर रहा हूँ, दे ऑल्सो हैव दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। कैसे? रोज कैश की हैंडलिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास सेल्स में कैश आया, ये परचेजेस के नहीं कैश गया, ठीक है। इसी तरीके से केएमसी को और डिफरेंट गवर्नमेंट के ये जो अलाउ करते हैं आपको कि पब्लिक प्लेसेस में आप यू कैन प्लेस द स्टॉल और यू कैन लोकेट योर स्टॉल, तो उनको आप ये मंथली बेसिस पे आप रेंट पे कर रहे होते हैं। तो कैश की हैंडलिंग रोज हो रही है। उनके क्या कोई एचआर डिपार्टमेंट है? नो। उनका कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है? नो।
क्या उनका कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस है? नो, बट दे डू हैव द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके पास, और फाइनेंस डिपार्टमेंट रोज उनका जो है ना वो कैश की हैंडलिंग कर रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इवन इफ यू आर ऑपरेटिंग एट द माइक्रो स्केल यू हैव द फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू आर ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल यू आर कंसिडर्ड एज अ मल्टी नेशनल, तो आपके पास भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर अकाउंटेंट्स होंगे, ऑडिटर्स होंगे, हैंडलिंग ऑफ द कैश होगी। तो फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब आज जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास इन एएस लेवल हमारे पास फाइनेंस क्या है। अब इन एएस लेवल हमारे पास फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज। एक तो एरिया हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? इन फाइनेंस वी हैव व्हाट इज फाइनेंस, what are the different methods and the sources of raising the finance, internal, external, what factors that you need to consider when you want to raise the finance, ये सारे के सारे theoretical area है। Then we have the accounting part। अकाउंटिंग वाला एरिया भी है जिसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन है। और एक और चीज आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू गाइस कि हमारे पास 2023 इज द ईयर व्हेन द एग्जामिनर मेड द चेंजेस ना। तो 2023 के ईयर के अंदर जब एग्जामिनर ने चेंजेस लेकर आया था सिलेबस के अंदर, तो शफलिंग ऑफ द टॉपिक्स हुई थी। और शफलिंग ऑफ द टॉपिक्स के अंदर जो मेजर हमारे पास शिफ्टिंग और हमारे पास चैप्टर्स की जो शफलिंग नजर आई वो फाइनेंस के अंदर नजर आई। जैसे एएस के अंदर हमारे पास पहले अकाउंटिंग रेशियोज थे कुछ, वो अब ए टू में चले गए। लेकिन ए टू की जो कॉस्टिंग और बजटिंग थी हमारे पास, जो टॉपिक्स हैं कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ द बजट वेरिएंसेस, वो ए टू का पार्ट था, नाउ इट्स पार्ट ऑफ एएस। तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन भी होगी। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनेंस। थियोरेटिकल पार्ट से हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, वी आर गोइंग टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो इनिशियल जो चैप्टर होगा हमारे पास वो फाइनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर व्हिच द बिजनेस नीड्स फाइनेंस, ये सब एरिया हम कवर करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू जंप टुवर्ड्स द अकाउंटिंग वाला पार्ट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्यों होता है अकाउंटिंग का वाला पार्ट इन एएस लेवल? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे पास जो सोशो साइक लॉ और साइंस के बैकग्राउंड के साथ दे हैव बिजनेस एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनके पास प्योर कॉमर्स होता है, दे हैव द अकाउंटिंग एज वेल। तो अकाउंटिंग उनके पास होता है तो दे कैन इजीली कोप अप। बट जो नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट है और जिनके पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम ना। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। सो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर द 2 मार्क्स, डिफाइन द टर्म बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल एग्जामिनर इज एक्चुअली डिमांडिंग अस कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म बिजनेस फाइनेंस, के बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो आज जरा इसको स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं हमारे पास बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस इज द monetary amount that is required by every business to start, to run, or to expand the business। अब यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर समझें कि एक साउंड क्वालिटी डेफिनेशन है जो कि बिजनेस के पूरे बिजनेस फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो आज जरा समझते हैं हमारे पास कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस का मतलब क्या है? एवरी बिजनेस का मतलब होता है एवरी बिजनेस, ऑल इंक्लूसिव। सर ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? ऑल इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि चाहे कोई भी बिजनेस हो हमारे पास, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, या फिर हमारे पास इंटरनेशनल हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कुछ भी हो हमारे पास, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस, इट्स अ नीड ऑफ एवरी बिजनेस। इसके बगैर ना बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ना बिजनेस रन हो सकता है, ना बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। So finance is required by every business. That is the concept of the finance. Every business.
अब से ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू स्टार्ट। अगर अब मैं स्टार्ट करने की बात करता हूं तो स्टार्ट करने का मतलब है कि वेन एवर एन एंटरप्रेन्योर और एन इंडिविजुअल इज सेटिंग अप द बिजनेस, जब आप बिजनेस सेट कर रहे होते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू सेट अप द बिजनेस। इस इनिशियल अमाउंट को कहा जाता है स्टार्ट अप कैपिटल। और यूजुअली होता क्या है कि आपकी जो सेविंग्स होती हैं, यूजुअली जो नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, दे स्टार्ट विद द ओनर सेविंग। एंटरप्रेन्योर्स अपनी पर्टिकुलर जो सेविंग्स होती हैं उसको फाइनेंशियल रिस्क पे लगाते हैं टू सेट अप द बिजनेस, क्योंकि देयर इज नो वन एट द इनिशियल स्टेज ना, बैंक्स आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे बिकॉज यू डू नॉट मीट द क्राइटेरिया। इन्वेस्टर्स आर नॉट ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि यू आर न्यू, रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, सब कुछ है, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द फाइनेंस। तो यूजुअली होता क्या है हमारे पास कि जो स्टार्टअप कैपिटल है दैट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि यूजुअली ओनर की सेविंग होती है टू सेट अप द बिजनेस। सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द पर्पस जिसके लिए आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड है। लेट सपोज आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट की जो जगह होगी उसको रेंटल बेसिस पे अगर आप एक्वायर कर रहे हैं या फिर आप खरीद रहे हैं तो फाइनेंस रिक्वायर्ड है। किचन इक्विपमेंट है, रेनोवेशन है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वर्कर्स की हायरिंग है फॉर द इनिशियल मार्केटिंग एंड प्रमोशन, दीज आर द बेसिक पर्पसेस जिसके लिए आपको इनिशियली फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। नंबर टू आपके पास, इन ऑर्डर टू रन, when you want to run a particular business, आपने business start किया, now the business is operational, it means that the business is in its running phase, business is operational। तो अगर आपको in order to keep the business operational आपको यहाँ पे operational cost face करनी पड़ेगी, रेंट पे करना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स होंगे जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू कीप द बिजनेस ऑपरेशनल यू नीड टू फेस द ऑपरेशनल कॉस्ट, तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। एंड नंबर वन, और सॉरी नंबर थ्री, अब जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है एंड इफ यू सी द पोटेंशियल टू ग्रो, तो नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन फॉर द एक्सपेंशन। तो जब आप अपने बिजनेस साइज को ग्रो कर रहे हैं तब भी आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। सो ये क्या है हमारे पास, ये कुछ बेसिक पर्पसेस हैं जिसके लिए फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। सो व्हाट इज टर्म बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस इज द मॉनेटरी अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस in order to start, in order to run, or to expand the operations of the business. And these starting and running and expansion are known as the basic purposes for which the business needs finance. अब यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली फाइनेंस का कॉन्सेप्ट था जो हमने डेवलप कर लिया। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एरिया है, दैट इज एक्सपेंडिचर। अब जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं दे नो कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हमारे पास। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे पास एक्सपेंस, बेसिकली द फुल वर्ड, द एक्चुअल टर्मिनोलॉजी इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म है। तो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, expenditures are known as expenses when the number of expenses ना, तो number of expenditures होता है। अब ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसके अंदर बिजनेस क्या करता है, बिजनेस मेक्स अ पेमेंट, एंड वेन एवर अ पर्टिकुलर बिजनेस मेक्स अ पेमेंट तो इससे हमारे पास क्या होता है, कैश आउटफ्लो। अब से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर देयर? तो दे आर बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक तो हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है विच इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपके पास होता है विच इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाए जरा समझते हैं हमारे पास कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब इट्स बिट कंफ्यूजिंग ना, थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज भी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट से कि सर ये जो वर्ड रेवेन्यू है ना हमारे पास, रेवेन्यू इज नोन एज वन ऑफ द सोर्स जिससे बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं। When you make a sale, the customer pays you and this is how the cash inflows. और एक्सपेंडिचर आप कह रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द थिंग दैट लीड्स टू द कैश आउटफ्लो, और ये दोनों वर्ड्स हमारे पास साथ लिखे हुए। तो आज वो जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले हम डिफरेंसेस समझेंगे।
कि what are the main differences between the revenue and the capital expenditure, and in the end we are going to understand कि why revenue expenditure is known as revenue expenditure and why capital expenditure is known as the capital expenditure. तो आज जरा स्टार्ट करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं और उनकी जो अमाउंट होती है वो एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होती है, कम. जिसको आप ये कह सकते हैं कि दीज आर नोन एज द एक्सपेंसेस दैट रिक्वायर्स लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो एज कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि अमाउंट रिक्वायर्ड. कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स मोर अमाउंट, हायर अमाउंट एज कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सेकंड, revenue expenditure are known as the short term expenses. For example, rent, for example, wages, for example, salary. तो इनका जो रेट ऑफ अकरेंस है इन एन अकाउंटिंग ईयर ये मल्टीपल टाइम्स है. मतलब आप मंथली बेसिस पे रेंट पे कर रहे हैं, डेली बेसिस पे अपने वर्कर्स को, प्रोडक्शन वर्कर्स को, फैक्ट्री के अंदर स्टाफ को वेजेस पे कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे आप सैलरीज पे कर रहे होते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे होते हैं. तो इन ये जो है ना शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर क्या हो रहे होते हैं, इनकर हो रहे होते हैं. तभी इन्हें कहा जाता है कि दीज आर नोन एज द ऑपरेशनल कॉस्ट, या फिर सिंपली इन्हें कहा जाता है कि दीज आर नोन एज डे टू डे एक्सपेंसेस. ये या तो ऑपरेशनल कॉस्ट है या तो फिर दे आर नोन एज द डे टू डे एक्सपेंसेस. कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ अ मशीनरी. क्या आप मशीनरी रोज खरीद होते हैं? नो. आप मशीनरी या तो साल में या कुछ सालों में खरीद रहे होते हैं. यू आर नॉट बाइंग द मशीनरी ऑन द रेगुलर बेसिस. तो ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे नहीं, मल्टीपल टाइम्स इनकर इन एन अकाउंटिंग ईयर नहीं होते. ये हमारे पास इनकर होते हैं इन अ ईयर और टू हमारे पास, या मल्टीपल ईयर्स, इन नंबर ऑफ ईयर्स इनकर होते हैं हमारे पास. ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस है. अब सर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है ये समझना जरूरी है. Why this particular revenue expenditure is known as the revenue expenditure? हम एग्जाम्पल लेते हैं. Let's suppose you are operating on a particular place and that place is actually on the rental basis. आपने रेंटल बेसिस पे उस जगह को एक्वायर किया हुआ है. अब आपने जब उस जगह को रेंटल बेसिस पे एक्वायर किया हुआ है तो यू आर पेइंग द मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड. ठीक है, यू बीइंग अ टेनेंट यू आर पेइंग मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड. आपने एक महीना रेंट पे नहीं किया, ठीक है, 2 महीने पे नहीं किया, क्या थर्ड मंथ अब आपको लैंडलॉर्ड काम करने देगा? नो. इसी तरीके से यू आर नॉट पेइंग द सैलरी एंड द वेजेस टू द वर्कर्स एंड द स्टाफ मेंबर्स. विल दे वर्क फॉर यू? नो, दे आर गोइंग टू लीव. और जब आपके पास जगह नहीं होगी, आपके पास वर्कर्स काम करने के लिए नहीं होंगे, तो क्या आपका बिजनेस ऑपरेशनल रहेगा? नो. एंड व्हेन द बिजनेस इज नॉट ऑपरेशनल, तो विल यू बी एबल टू जनरेट द रेवेन्यू? नो. तो जब आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यू आर नॉट मीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये वो खर्चे हैं जो कि फेस करना और मीट करना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द रेवेन्यू एक्टिविटी. That's why they are known as revenue expenditure. Okay, whenever the business is operational, these expenses are going to incur, and in order to keep the business or the revenue activity going on, you need to meet these expenses. अब आपके पास यहाँ पे वन एडिशनल कॉन्सेप्ट इज देयर, वो भी सुन लीजिएगा हमारे पास. वो क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एनी कॉस्ट, एनी एक्सपेंस दैट increases the life value of a non current asset. You need to understand this as well. हमारे पास any particular thing या any particular expense that increases the life
or the value of the non-current asset is also known as the capital expenditure. ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास एक पर्टिकुलर गाड़ी है, आप उस गाड़ी के अंदर रेगुलर मेंटेनेंस करवाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, ये तो सारे के सारे आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं. In order to keep the car operational, in order to run the car, you need the fuel, you need the regular maintenance. लेकिन अगर आपने गाड़ी पे नए टायर्स लगवा दिए, तो नए टायर लगाने से आपकी गाड़ी की लाइफ और वैल्यू अच्छी हो गई, सो इट विल बी नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. So any particular expense or a cost that increases the life or the value of a non-current asset will be known as the capital expenditure. ये भी एक पॉइंट है हमारे पास अकाउंटिंग का जो कि यहाँ पे डिस्कस किया जाता है. Is it clear, guys? अब हमारे पास मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. हमारे पास आपके पास एक सवाल आ गया और सवाल बड़ा टेक्निकल था. रिसेंट ईयर का हमारे पास एक सवाल है. इसके अंदर एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग फॉर यू टू एनालाइज द रीजंस कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. सवाल हमारे पास ये था कि इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द रीजंस कि मैनेजमेंट शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस ऑफ distinguishing the revenue and the capital expenditure. क्या क्यों जरूरी है फॉर द मैनेजमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर? सो गाइस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों जरूरी है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करना. अगर हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहली चीज हमारे पास डिफरेंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सबसे पहली चीज कि इन अकाउंटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज वन ऑफ द स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं. तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर आप अपने सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. और आपके पास ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदी, तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट मशीनरी एज एन एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो आप मुझे एक बात बताएं यहाँ पे कि दोनों अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिफरेंट है ना? यस, दे बोथ आर डिफरेंट. इनकम स्टेटमेंट इज डिफरेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज डिफरेंट. और दोनों के जो ट्रीटमेंट्स हैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के वो डिफरेंट है. जब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना होता है तो यू रिकॉर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट, एंड व्हेन यू वांट टू रिकॉर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. और ये दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं. इनकम स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर बताती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल वर्थ ऑफ द बिजनेस बताती है. अब अगर फॉर एग्जांपल आपने इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया, if you fail to distinguish, you don't know कि these are expenses are different from each other, तो आप क्या करेंगे, इन्हें मिसट्रीट. अब मिसट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? शायद एक ही जगह पे सारे एक्सपेंसेस लिख दें, या फिर दोनों जो एक्सपेंसेस हैं वो आप रेसिप्रोकेट कर दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसओएफपी में. तो जब आप इन्हें मिसट्रीट करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी या तो वो अंडरस्टेट हो जाएंगी या तो वो आपके पास ओवरस्टेट हो जाएंगी. और जब वो अंडरस्टेट ओवरस्टेट हो जाएंगी तो क्या आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक्चुअल परफॉर्मेंस और वैल्यू ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड करेंगी? नो. तो जब अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी तो इट वोंट प्रोवाइड द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस.
and it is going to make your accounts less reliable. So you need to understand that it is very important for you to distinguish between the revenue and capital expenditure so that you can treat them accordingly. ये हमारे पास first reason था. Second reason is different sources for different needs. Different sources for different needs. क्या मतलब है सर? अभी हमने इस चीज को समझा था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके लिए हमें जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है. एंड नंबर टू, हमारे पास ये जो एक्सपेंसेस हैं दीज आर नोन एज दी शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस. While the capital expenditure requires higher amount to finance them, and they are considered as an expense, long-term expenses. तो आप मुझे एक बात बताएं, if you fail to distinguish between them, तो how you are going to choose an appropriate source of finance? तो यहाँ पे इन दोनों की जो need for the finance है वो different है ना. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कम अमाउंट रिक्वायर्ड है कम टाइम पीरियड के लिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यू नीड हायर अमाउंट फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर द expenses, you are going to choose the source of finance accordingly. So if the management fails to distinguish between them, तो they are going to make a wrong choice. क्या आप रेंट पे करने के लिए बैंक से लोन लेंगे? नो. ठीक है, यू वांट टू पे द यूटिलिटी बिल्स बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या आप शेयर्स इशू करेंगे? नो, यू आर गोइंग टू यूज योर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या इंटरनल सोर्स ऑफ रेजिंग द फाइनेंस है. लेकिन इफ यू वांट एक्सपेंशन, if you want to buy a factory, if you want to purchase a machinery, large quantity के अंदर machines buy करें, तो now you can acquire a bank loan, you can issue the shares for the expansion. तो क्या है हमारे पास कि you need to understand कि कितनी अमाउंट और कितने टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस. क्या पर्पस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि व्हाट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. ओके गाइस, सो परफेक्ट. अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है. अब हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन और साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी करता रहूंगा. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस फाइनेंस, व्हाई द फाइनेंस इज सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. नंबर वन हमारे पास टू स्टे लिक्विड. Now, liquidity is known as one of the thing in accounting, that is how much you are able to pay off your current liabilities and the short-term debts. मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आपका सप्लायर आता है एंड इफ यू आस्क फॉर द क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, आप उससे उधार मांगते हैं कि आई एम गोइंग टू पे यू आफ्टर 20-30 days. तो ही इज गोइंग टू लुक एट द लिक्विडिटी कि वेदर यू आर एबल और नॉट. तो अगर आपके पास करंट एसेट्स और कैश नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा, सो हाउ यू आर गोइंग टू पे ऑफ योर सप्लायर एंड हाउ यू आर गोइंग टू मीट द डेडलाइंस ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट्स. तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इन ऑर्डर टू स्टे लिक्विड आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को, शॉर्ट टर्म डेट्स को, सप्लायर्स को पे ऑफ कर सकें. नंबर टू, फॉर द फाइनेंशियल competitiveness. Now what is financial competitiveness? देखो हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते. हमारे पास COVID is an example कि during the pandemic the businesses survive, only those businesses survive जो कि financially fit थे and they have the financial back hold था, हमारे पास उनके पास holding थी, तो जिसकी वजह से वो. तो कंपनीज क्या करती हैं, they do not give out the whole amount as a dividend, they keep some amount as a reserves. ठीक है, एज अ रिजर्व भी अपने पास होल्ड करती हैं. तो वो क्यों करती हैं? ड्यूरिंग फॉर द बैड टाइम्स, कि लेट्स सपोज कि रिटेन अर्निंग्स हैं, रिटेन प्रॉफिट्स हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट अमाउंट व्हेन वी आर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, रिसेशन होगा, क्राइसिस होंगे, सो वी नीड द फाइनेंस. और इसी तरीके से हमारे पास व्हेन द कंपटीशन इज गेटिंग टफ, तो यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रॉफिट्स, यू नीड टू बिकम मोर
कंपैटिटिव इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, आपको और ज्यादा प्रोमोशनल स्पेंडिंग करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी पड़ी है, बिकॉज योर कंपैटिटर्स आर आल्सो अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी। सो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? फाइनेंस। तो अगर आप फाइनेंशियली कंपैटिटिव नहीं होंगे, सो हाउ यू आर गोइंग टू compete with the competitors in the market in terms of marketing, technology, spending? Number three, to kick start the operations. Now kicking start the operations का मतलब है that is to start business, start करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ना। तो आप जब अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो भी आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है टू fund the expansion and the growth when the management decides to grow or to expand। अब चाहे वो इंटरनल ग्रोथ हो, एक्सटर्नल ग्रोथ हो, वट एवर द स्ट्रेटजीज यू यूज फॉर द ग्रोथ, whether it's a product development, market development, in any case of the growth, the finance is required। और फाइनेंस सिर्फ आपको उस टाइम की ग्रोथ के लिए नहीं है। देखो आपकी एक से दो ब्रांचेस हो गई हैं, तब आपकी यूटिलिटी बिल्स और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको इस चीज को भी समझना जरूरी है कि एक्सपेंशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल फॉर द ग्रोथ एज वेल। क्योंकि नाउ यू हैव टू शॉप्स, तो दो शॉप्स का रेंट होगा, उसके एक्सपेंसेस होंगे, यूटिलिटी बिल्स, रेंट, वेजेस, सैलरीज। तो यू नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो उसके लिए भी फाइनेंस रिक्वायर्ड है। और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल टू कीप द और टू मीट द ऑपरेशनल कॉस्ट। सो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो इस इन सारी चीजों के लिए बिजनेस को फाइनेंस रिक्वायर्ड है, एंड यू कैन से दीज आर द बेसिक पर्पसेस फॉर विच द बिजनेस नीड्स फाइनेंस। तो ये हमारे पास बेसिक इनिशियल क्लास है जो कि आपको हेल्प करती है इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। और हमारे पास क्या क्या एरियाज हैं जो कि हम कवर करेंगे, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस इंशाल्लाह।